हेलो दोस्तों। एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन लिमिटेड आज एनएससी में बाइंग फ्रीज था, राइट? तो आपका क्यूरियोसिटी होगा कि ये कंपनी कैसा कंपनी है, क्या है इसका मुद्दा। तो चलिए समझते हैं एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन लिमिटेड। उससे पहले एक डिक्लेरेशन मेरे ओर से, ये मेरा कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन के बारे में मैं जो बोलने जा रहा हूँ दैट इज जस्ट फॉर नॉलेज शेयरिंग। आपके नॉलेज के लिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेगा। ये मेरे ओर से कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये कंपनी बेसिकली यूएस बेस्ड कंपनी है। इसका जो पेरेंट कंपनी है दैट इज डीएक्सी टेक्नोलॉजी यूएस। ये यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो ये डीएक्सी टेक्नोलॉजी यूएस ये तीन सब्सिडियरीज को होल्ड करता है। एक्सचेंजिंग मॉरिशस लिमिटेड, डीएक्सी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक्सचेंजिंग टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये जो तीन सब्सिडियरी मिलके एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन को होल्ड करता है। तो फाइनली डीएक्सी टेक्नोलॉजी कंपनी यूएस हो गया आपका होल्डिंग कंपनी, जिसका तीन बिजनेस विंग है। और तीन बिजनेस विंग जो एक्सचेंजिंग मॉरिशस है ये 52.07% होल्ड करता है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन लिमिटेड का। डीएक्सी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये 3.77% होल्ड करता है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन का। और एक्सचेंजिंग टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये 19.16% होल्ड करते हैं एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन लिमिटेड का। और इसके साथ इंपॉर्टेंट है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन लिमिटेड उसके सब्सिडियरी के तौर पे होल्ड करते हैं एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन सिंगापुर पीटीई लिमिटेड, जो एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन का साउथ ईस्ट एशिया का बिजनेस ऑपरेट करता है थ्रू एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन सिंगापुर पीटीई लिमिटेड। इस कंपनी में जो पेरेंट कंपनी है डीएक्सी टेक्नोलॉजी यूएस, इसमें कुछ मैनेजमेंट में चेंजेस आया था कुछ समय पहले। करीब करीब मान लीजिए 1.25 से 1.5 साल पहले इसके मैनेजमेंट में चेंज आया था। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कुछ लंबा समय के लिए ये कंपनी अंडर परफॉर्म आता, ये अच्छा कर नहीं पा रहा था। हम ये डीएक्सी पेरेंट के बारे में बोल रहे हैं। तो वो काफी समय से अच्छा नहीं कर रहा था। तो उसके बाद डिसीजन आया, हो सकता है प्रोमोटर से डिसीजन आया कि इसके मैनेजमेंट में चेंजेस लाए। तो इसके मैनेजमेंट में चेंजेस लाया है। वो लाने के बाद करीब करीब 75% ऑफ द एम्प्लॉयज वेर चेंज्ड, इंक्लूडिंग फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट और उसके जो इमीडिएट जो सबऑर्डिनेट्स थे उसको लेके करीब करीब 75% एम्प्लॉयज में चेंजेस आया कंपनी में। तो वो जो पेरेंट कंपनी का स्ट्रक्चर बदल गया, उसके बाद ये जो नया मैनेजमेंट आया, नया मैनेजमेंट क्या किया, इसका स्ट्रैटेजी, नया स्ट्रैटेजी लेके आया। तो क्या था ये नया मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी? सबसे पहले ये क्या किया, ये उसका जो रेवेन्यू फॉलिंग रेवेन्यू था, डिग्रोथ था रेवेन्यू में, उसको स्टेबिलाईज करने की कोशिश किया। और उसके साथ उसका मार्जिन पे भी ध्यान दिया। ये जो नया मैनेजमेंट आया तो उसका सबसे पहला काम था रेवेन्यू डिग्रोथ को रोकना। तो ये साथ साथ करीब करीब मान लीजिए कि दिसंबर क्वार्टर में ये इंटीमेट किया है, वो मैनेजमेंट मतलब डीएक्सी का मैनेजमेंट बोला है कि इनिशियली वो लोग रेवेन्यू को स्टेबिलाईज करने के लिए ले रहे हैं, मतलब कुछ करीब करीब 1 साल 1.25 साल ये लोग रेवेन्यू को स्टेबिलाईज करने में लगाया है। और आगे चल के FY23 और 24 में जाके ये लोग इसको एक्सीलरेट करेंगे, मतलब इसका परफॉर्मेंस बोलिए, रेवेन्यू बोलिए, तो इसको एक्सीलरेट करेंगे FY23 FY24 में जाके। तो ये लोग कुछ, ये जो नया मैनेजमेंट है ये न्यू स्ट्रैटेजीज लाए। 5 न्यू स्ट्रैटेजी के बारे में ये बोला है। एक है रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि इसका एट्रिशन रेट एक कंसर्न था, तो इसका काफी इंपॉर्टेंट था रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय। और आपको मालूम ही होगा कि आईटी इंडस्ट्री का एट्रिशन रेट अभी चल के थोड़ा बढ़ गया है। इसके बाद आया कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, क्योंकि ज्यादा कस्टमर यानी कि ज्यादा बिजनेस,
तो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होना जरूरी है, वो नया मैनेजमेंट समझते हैं। तो उसके बेसिस में वो लोग कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच लिए और मतलब करीब करीब 2020 के एंड में उसका कंपनी का जो न्यू बिजनेस था, मतलब न्यू बिजनेस फ्रॉम न्यू क्लाइंट्स और मतलब नया जो बिजनेस आ रहा था नया क्लाइंट से, तो वो करीब करीब 33% था, जो ये करीब एक साल में या एक साल एक क्वार्टर में जाके उसको ये नया मैनेजमेंट 43% तक इंप्रूव किया। तो 33% से 43% तक इंप्रूवमेंट हुआ उनका बिजनेस फ्रॉम न्यू वर्क, वो लोग बोल रहे हैं न्यू वर्क। और उसके बाद रेस्ट जो है, बाकी जो है वो तो रिन्यूअल्स है, पहले रिन्यूअल्स पे ज्यादा डिपेंडेंस था, तो ये मैनेजमेंट बोल रहा है कि उसका रिन्यूअल्स तो रहेगा, ऑब्वियसली रिटेंशन ऑफ कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आईटी इंडस्ट्री में, तो ताकि वो बार बार उनको ही काम दे, तो वो रिटेंशन तो रहेगा, मगर सिर्फ रिटेंशन पे डिपेंड नहीं कर सकते, उसका नया नया क्लाइंट ऐड होना चाहिए। तो इस पे नया क्लाइंट से कितना बिजनेस आ रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो हिस्सा अभी ये नया मैनेजमेंट ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उसका कंपनी रेवेन्यू जो डिग्रोथ था, हम बोला कि स्टेबिलाइज करने का मुद्दा मतलब स्ट्रैटेजी लिए थे ये नया मैनेजमेंट, तो उसको रेवेन्यू डिग्रोथ को थोड़ा कम कर दिए वो लोग, मतलब करीब जो डबल डिजिट का डिग्रोथ हो रहा था उसको एक साल सवा एक साल में वो लोग कम करते करते थोड़ा लो सिंगल डिजिट में लाए। मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला, मार्जिन इंप्रूवमेंट करीब करीब 4.2% से 8% तक का मार्जिन इंप्रूवमेंट एक साल में वो लोग करके दिखाया। तो ये जो पूरा परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस का आउटपुट तो दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, उन लोगों का जो स्ट्रैटेजी नया लिया तो उसका परफॉर्मेंस का आउटपुट कुछ दिख रहा है। अब इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन इंडिया में? अब बात है कि देखिए, अगर पेरेंट अच्छा करता है तो हो सकता है कि उसका एक प्रेशर बोलिए और या तो फिर सलाह बोलिए वो सब्सिडियरी कंपनीज को होता है, तो ये मैनेजमेंट भी हो सकता है उनके इनलाइन में काम करने की कोशिश करे। अब ये मैनेजमेंट, ये जो इंडियन वाला एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन वाला मैनेजमेंट है, ये रिसेंट एनुअल रिपोर्ट जो FY22 का एनुअल रिपोर्ट वो लोग डिक्लेयर किया है, उसमें एक बिजनेस मॉडल के चेंज के बारे में वो लोग बोल रहे हैं, शिफ्ट इन बिजनेस मॉडल। पहले क्या था, मी टू बिजनेस मॉडल था। ये मी टू क्या होता है कि ज्यादा मतलब पीयर्स यानी कि जो कॉम्पिटिटर्स है उनके ड्रिवन बिजनेस मॉडल, उनके ड्रिवन प्रोडक्ट्स ये लोग बनाता था। मतलब हमेशा वो लोग कोशिश करता था कि जो क्लाइंट है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है कोई उनके कॉम्पिटिटर के पास, तो वैसा प्रोडक्ट डेवलप किया जाए ताकि वो क्लाइंट उसके कॉम्पिटिटर को छोड़ के उनके पास आ जाए। तो ये इस टाइप का बिजनेस मॉडल पहले ऑपरेट किया करते थे ये लोग, मगर अभी आईटी इंडस्ट्री पे ज्यादा है आईपी लेड मॉडल। ये आईपी लेड मॉडल क्या है? आईपी लेड बिजनेस यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेड बिजनेस, तो इनोवेशन आ जाते हैं यहाँ पे। तो लोग आईटी इंडस्ट्री क्या कर रहा है आजकल, एनालिटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग, एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके ये काफी चेंजेस, काफी इनोवेशन कर रहे हैं, नया नया प्लेटफॉर्म इनोवेट कर रहे हैं, नया नया टेक्नोलॉजिकल नया नया टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करके वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व करके नया प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं। तो वो उसके लिए वो एक प्लेटफॉर्म अगर कोई डेवलप किया है तो उनका इनोवेशन है, तो उसके हिसाब से वो लोग आईपी अप्लाई करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई करते हैं टू द रेगुलेटर। तो उसके थ्रू ये लोग आईपी लेड बिजनेस में घुस रहे हैं। मतलब अभी जो मैनेजमेंट इंडिया बेस्ड जो एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन है, उनके मैनेजमेंट का जो फोकस है वो अभी आईपी लेड बिजनेस है। अभी मी टू बिजनेस से ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं, ये नया आईपी लेड बिजनेस, तो वही ट्रेंड है अभी आईटी इंडस्ट्री का। अब चलिए समझते हैं थोड़ा सा इनका परफॉर्मेंस। FY22 में 11% का डीग्रोथ देखने को मिला टॉप लाइन में, एबिडा 4% का डीग्रोथ एबिडा लेवल में,
हाउएवर मार्जिन इंप्रूवमेंट है, करीब करीब 300 बेसिस पॉइंट का मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है FY22 में कंपेयर टू FY21। 53.37 करोड़ का एबिडा है और बॉटम लाइन में 16% का डिग्रोथ है। बॉटम लाइन 52.57 करोड़ रिपोर्ट किया है कंपनी और बॉटम लाइन मार्जिन में भी थोड़ा सा 20 बेसिस पॉइंट का 200 बेसिस पॉइंट का डिग्रोथ है। 30% का बॉटम लाइन मार्जिन कंपनी रिपोर्ट किया है। अच्छा देखिए समझते हैं थोड़ा सा जियोग्राफी स्पेसिफिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूएस करीब करीब 63% FY22 में 63% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया है, मगर इनका 10% डिग्रोथ है रेवेन्यू में कंपेयर टू FY21। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी है सिंगापुर, जहाँ पे सिंगापुर का कंट्रीब्यूशन करीब करीब 27% FY22 में, मगर यहाँ पे भी 3% डिग्रोथ देखने को मिला है। इंडिया बिजनेस थोड़ा ग्रो किया है 2%, मगर कंट्रीब्यूशन काफ़ी नेग्लिजिबल है, 7% है, काफ़ी कम है रादर। और यूरोप बिजनेस सिग्निफिकेंटली डिग्रो किया है, करीब करीब 72% डिग्रो किया है, मगर इनका कंट्रीब्यूशन कम ही है। लास्ट ईयर 6% था, अभी 2% है। ये कंपनी जो एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन इंडिया, ये जीरो डेट कंपनी, ये एक अच्छी बात है, जीरो डेट कंपनी है। इनका रेशियोज में थोड़ा सा ड्रॉप है, अभी ईपीएस कम हो गया क्योंकि FY22 का रेवेन्यू में डिग्रोथ है, बॉटम लाइन में थोड़ा सा डिग्रोथ है, तो ऑब्वियसली इसका ईपीएस में फॉल हुआ है, पी बढ़ गया है। आरओई आरओए आरओसी सब कुछ थोड़ा सा नीचे ही है कंपेयर टू लास्ट ईयर। बस वही है ये कंपनी का डिटेल। तो आगे चल के होपफुली ये कंपनी अच्छा करेगा, मगर प्लीज़ नोट ये दिस नॉट अ बाय योर सेल्फ रिकमेंडेशन। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, थोड़ा सा हम आसान बनाने की कोशिश किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। देखते रहिए मेरा वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।